Hello everyone, in this video I will be discussing class 8th mathematics YPS objective paper, right? So let's start with the question number 1. Question number 1 is the identity used to evaluate 48 into 52 is option A is a plus b into a minus b, option B is a plus b whole square and option C is a minus b whole square, right? सो 48 इंटू 52 को वैल्यूएट करना है और हमें बताना है कि कौन सी आइडेंटिटी का हम यूज़ करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ 48 है, यहाँ 52 है। हमने ऑब्ज़र्व किया कि 48 कैसे बन रहा है भाई, 50 से कुछ कम है, राइट? एंड 52 कैसे बन रहा है भाई, 50 से कुछ ज़्यादा है। ठीक है, अब 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, एंड 52 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो ये बन गया 50 माइनस 2 इंटू 50 प्लस 2। सो दिस बिकम्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो ये कौन सी आइडेंटिटी हुई, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 5 की पावर होल क्यूब, राइट? ऑप्शन ए इज 64, ऑप्शन बी इज 1 बाय 64 एंड ऑप्शन सी इज 1 बाय 32, राइट? तो सिंप्लीफाई करें, किसको करना है, 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द 5 रेज़ टू द पावर क्यूब। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या देखा हमने भाई, यहाँ पे 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 5 है, मतलब यहाँ पे बेसिस आर सेम एंड बीच में क्या लग रहा है, डिवाइड। तो हमारा कौन सा लॉ लगेगा भाई, ए रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर m माइनस n। तो लगा दें, ये क्या आया, बेसिस आर सेम तो 2 क्यूब, अब डिवाइड है तो क्या होगा, पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, तो 3 माइनस 5 रेज़ टू द पावर 3, राइट? सो दिस implies 2 रेज़ टू द पावर, अब 3 माइनस 5 डेट इज माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर माइनस 2 रेज़ टू द पावर 3, तो यहाँ पे पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड, तो कौन सा लो लगा, ए रेज़ टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर m इंटू n। ठीक है, तो दिस बिकम्स 2 रेज़ टू द पावर माइनस 2 इंटू 3 डेट इज माइनस 6। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, पावर्स हमने क्या बना दी, पॉजिटिव में। सो 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 6 इज 64। सो आंसर इज 1 अपॉन 64। ऑप्शन में देखो कहाँ पे है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is find the value of x if 3 ratio x is equal to 24 ratio 2. Options are 25, 2.5 and 0.25. ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यूज़ किसका करना है भाई, ये इक्वेशन दी हुई है 3 रेशो x इज इक्वल टू 24 रेशो 2। अब 3 रेशो x को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 अपॉन x इज इक्वल टू 24 रेशो 2 को क्या लिख सकती हूँ, 24 अपॉन 2। ठीक है, अब x की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इस साइड इसको इस साइड, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 इंटू एक्स। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगी भाई, 24 की साइड चेंज कर दो। अब 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके कैसे हो जाएगा, डिवाइड में। सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 24, राइट? तो 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। तो x की वैल्यू आई 1 अपॉन 4। पर ऑप्शंस में देखो कहीं 1 अपॉन 4 है नहीं। अब 1 अपॉन 4 कैन फर्दर बी रिटन एज 0.25। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4,
if 16% of a certain number is 80, find the number. Options are 500, 800 and 160, right? अब हमें बोला है 16% ऑफ सर्टेन नंबर और वही नंबर हमें निकालना है, तो अज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, राइट? अब क्वेश्चन में क्या है भाई, 16% ऑफ सर्टेन नंबर और वो नंबर हमने क्या अज्यूम किया है x, तो 16% ऑफ x इज क्या 180, सो 16% ऑफ x इज इक्वल टू 80, राइट? सो कर देते हैं सॉल्व इसको। 16% मतलब 16/100 ऑफ x इंटू एक्स इज इक्वल टू 80, सो x इज इक्वल टू 80, अब साइड चेंज कर दें, 80 इंटू 100/16, सो 8 10s are 80 and 8 2s are 16, 2 1s are 2, 2 5s are 10, so x is equal to 5 into 100 that is 500, तो नंबर हमने निकाल लिया that is 500, so option A is the correct answer, right? चलो let's moving on to question number 5. Question number 5 is the degree of the polynomial this is, option A is 3, option B is 6 and option C is 4. अब ये पॉलिनॉमियल गिवन है, क्या पॉलिनॉमियल गिवन है, 7a² माइनस 10a³ प्लस 5a² प्लस 9ab माइनस ab रेज टू द पावर 5, ठीक है? इस पॉलिनॉमियल की हमें क्या बतानी है, डिग्री। अब डिग्री क्या होती है भाई, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल, राइट? अब पावर्स देखें, अब ध्यान दो ये जो पॉलिनॉमियल है वो उसमें 2 वेरिएबल्स हैं, राइट? तो आप बता सकते हो इस टर्म की पावर कितनी है भाई, 2 + 1 दैट इज 3, इसकी पावर कितनी है 3, इसकी पावर कितनी है 2 + 2 दैट इज 4, इसकी पावर कितनी है 1 + 1 दैट इज 2 एंड इसकी पावर कितनी है 1 + 5 दैट इज 6। अब हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये है 3, ये है 4, ये है 2, तो हाईएस्ट पावर इज 6, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is, on reducing the price of a sugar by 9%, it becomes 2,275. What was its original price? ठीक है, options are ₹2,400, ₹2,500 and ₹2,600. ठीक है, अब on reducing the price of sugar by 9%, it becomes this. What is the original price? अब original price निकालना है तो एज्यूम कर लें, अब हमें क्या पता ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो लेट अस एज्यूम ओरिजिनल प्राइस बी x, ठीक है? अब प्राइस तो आ गया x, अब क्वेश्चन में क्या है, ऑन रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ शुगर बाय 9%, अब शुगर का प्राइस रिड्यूस होगा भाई, किस में से रिड्यूस होगा, ओरिजिनल प्राइस से होगा, सो ओरिजिनल प्राइस इज x, उसमें से माइनस 9% ऑफ द प्राइस, अब 9% ऑफ किसका, ओरिजिनल प्राइस। अब जब हमने ये किया तब न्यू प्राइस जो आया वो क्या आया, ₹2,275, ठीक है? तो सॉल्व कर देते हैं, x माइनस 9% ऑफ x डेट इज 9/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2275। अब सिंप्लीफाई कर लो, इधर एलसीएम लिया, एलसीएम इज 100, 1 इंटू 100 100, 100 इंटू एक्स डेट इज 100x माइनस 100 1s are 100, 1 into 9x this becomes 9x is equal to 2275. So this is 100 minus 9x, that is 91x is equal upon 100 is equal to 2275. ठीक है, अब x की वैल्यू चाहिए, साइड चेंज कर दो, x इक्वल टू
2275, अब 100 डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, एंड 91 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में, ठीक है। तो 91 1 ज़ा एंड 91 25 ज़ा 2275. So x is 25 into 100, that is 2500. So option B is the correct. ठीक है, चलो. Now question number 7. Question number 7 is, if 35 men can do a piece of work in 65 days, how many men will do it in 25 days? ठीक है, तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज 80, ऑप्शन बी इज 90 एंड ऑप्शन सी इज 91, राइट. अब 35 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 65 days. अब 65 days में कितने मैन काम कर रहे हैं? भी 35 मैन, ठीक है. हमें निकालना है भी 25 days में कितने मैन करेंगे. तो पहले एक दिन का काम देख ले, कितना काम होगा भाई. 65 days में 35 मैन काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने मैन काम करेंगे? मैन ज़्यादा होंगे या कम? ज़्यादा. तो क्या करेंगे? 35 इंटू 65 मैन, ठीक है. अब 1 day में इतने मैन काम कर रहे हैं, 25 days में कितने का मैन काम करेंगे? भाई डेज बढ़ गए तो मैन क्या होंगे? कम होंगे, ठीक है. दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो अब 1 से 25 days हो गए, डेज बढ़ गए तो मैन क्या होंगे? कम हो जाएंगे. तो मैन कितने होंगे? 35 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 25, राइट. तो कर दो सॉल्व. 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15. तो 25 days में कितने मैन ने काम किया? 7 इंटू 13, डेट इज 91 men. So option C is the correct answer, right. Now moving on to question number 8. Question number 8 is, in what time will the interest on a sum of rupees 2500 be rupees 550 at 10% per annum? ठीक है. अब निकालना क्या है? इन व्हाट टाइम, हमें टाइम क्या है फाइंड आउट करना है, ठीक है. विल द इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 2500. अब सम ऑफ रुपीज 2500 दिया है, मतलब क्या दिया है? अब इस रुपीज पे इंटरेस्ट लगना है, तो ये रुपीज क्या हो गई? प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल इज रुपीज 2500, राइट. अब इंटरेस्ट कितना लगा? भी इंटरेस्ट लगा रुपीज 550. अब इंटरेस्ट कितना दिया हुआ हमें? इंटरेस्ट इज रुपीज 550. अब कितने परसेंट पे लगा? एट 10% पर एनम. तो रेट भी हमें गिवन है, डेट इज 10% पर एनम. हमें निकालना है रेट. अच्छा एक बात बताओ, ये जो इंटरेस्ट है वो कौन सा इंटरेस्ट है? भाई सिंपल इंटरेस्ट है. तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, राइट. अब देख लें इसमें हमें क्या क्या गिवन है, वैल्यूज पुट कर दो. सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन एज रुपीज 550, प्रिंसिपल इज गिवन एज रुपीज 2500, रेट इज गिवन एज 10% एंड टाइम तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है. अब ये सब कुछ हमें गिवन है, टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं. 550 इज इक्वल टू 2500 इंटू 10%, मतलब 10/100 इंटू टी. अब 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो गया 550 इज इक्वल टू 250 इंटू टी. अब टाइम चाहिए हमें, तो साइड चेंज कर लो. 550 अपॉन 250, ठीक है. 0 से 0 कैंसिल आउट. अब 5 5 ज़ा 25, 5 11 ज़ा 55, तो टाइम तो आ गया 11/5 years, ठीक है. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 1/5 years. सो टाइम आया 2 1/5 years. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is,
divide rupees 1210 among A and B in the ratio 3:8. ठीक है, और हमें ऑप्शंस गिवन है A, B एंड C. ठीक है, अब इसमें क्या करना है भाई, डिवाइड रुपीज़ 1210, रुपीज़ 1210 को हमें डिवाइड करना है किसमें, A एंड B में. ठीक है, किस रेशो में डिवाइड करना है भाई, 3:8. राइट, अब देखें भाई 1210 है, देखिए A को कितना पार्ट मिला. सबसे पहले A को मिला थर्ड पार्ट, किस में से, टोटल में से. टोटल कितना है, 3 + 8 दैट इज 11. सो A को मिला थर्ड पार्ट किसका, टोटल का. टोटल इज 11. अब 3/11 पार्ट किसका मिला A को, रुपीज़ 1210 का. तो कर दो सॉल्व. A इज इक्वल टू 11 1 11 एंड 11 1 11 0. ठीक है, तो 3 × 110 इज 330. तो A को तो मिला 330. अब B का देखें, B को कितना पार्ट मिला भाई, 8 पार्ट ऑफ होल. होल इज 3 + 8 दैट इज 11. अब 8/11 पार्ट किसका मिला, 1210 का. तो कर दो सॉल्व. 11 1 11 110. सो B को मिले रुपीज़ 880. तो A को मिले रुपीज़ 330 एंड B को मिले रुपीज़ 880. तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर. राइट, चलो लेट्स मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ -8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3375 इज -50, 30 एंड -30. राइट, अब देखें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्यूब रूट ऑफ -8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3375. अब क्यूब रूट ऑफ -8 बता सकते हो कितना होगा भाई, ऐसा नंबर जिसका क्यूब करे और -8 आ जाए तो वो क्या होता है, -2. राइट, ये तो सबको ही पता है. राइट, इनटू अब क्यूब रूट ऑफ 3375. वैसे ये तो 1 से लेके 15 तक क्यूब तो याद होने चाहिए. ये किसका क्यूब है, 3375 किसका क्यूब है, 15 का. अब अगर किसी को नहीं याद तो वो कैसे देखे भाई, देख लो हमें एस्टिमेशन सीखी थी हमने. 3375 का क्यूब रूट निकालना है, एस्टिमेशन से निकाल लो. कैसे निकाल लेंगे, 3375. ठीक है, क्या करते हैं भाई, क्यूब रूट निकालना है तो 3 का हमें ट्रिपलेट बनानी पड़ेगी. तो ये ट्रिपलेट बनाई और ये 3 अकेला रह गया. अब यहाँ से एक नंबर आएगा और इस यहाँ से एक नंबर आएगा. ठीक है, तो यहाँ वाला नंबर देखें 375. भाई ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 5 आए, तो वो 5 ही है. सो यहाँ पे तो आ गया नंबर 5. ठीक है, और यहाँ बचा 3. अब 3 जो है, ऐसे दो नंबर बताओ जिसके क्यूब के बीच में 3 लाई करता है. किसके बीच में लाई करता है भाई, 1 क्यूब एंड 2 क्यूब. 1 और 8 के बीच में ही लाई करता है 3. ठीक है, तो हमने कौन सा नंबर लेना है, छोटे वाला. छोटा इज 1. तो ये आ गया 3375 किसका क्यूब रूट है, 15 का. तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15. तो -2 × 15 कितना होता है, -30. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. इफ A is equal to set of prime factors of 12 and B is equal to set of prime factors of 45, find A intersection B. Options are given A, B and C. ठीक है, तो सबसे पहले सेट A लिखें. सेट A क्या है, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12. अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होते हैं भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. 2 6 12, 2 3 6 and 3 1 3. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज 2 × 2 × 3. तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 2 and 3. तो 2 and 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12. ठीक है, अब सेट बी लिखें. सेट बी इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45. तो सबसे पहले 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें. तो 5 9 45, 3 3 9 एंड 3 1 3.
तो 5 इंटू 3 इंटू 3, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 आर 3 एंड 5। ठीक है, तो ए एंड बी सेट तो हमने लिख लिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है भाई, ए और बी में ऐसे एलिमेंट उठाना है जो दोनों में ही प्रेजेंट हो। तो दोनों में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है भाई, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 3। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 is the smallest number by which 252 must be multiplied so that the product becomes a perfect square. ठीक है, ऑप्शन है 7, 2 एंड 3। ठीक है, अब 252 को हम कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो देखें अब क्या करें उसके लिए भी, इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 252 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 6 + 3 9, तो 3 से जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, राइट। अब देखें पेयरिंग करके कि किस किस नंबर के पेयर बन रहे हैं। 2 इंटू 2 पेयर बन गया, 3 इंटू 3 पेयर बन गया, क्या 7 का पेयर बना, नहीं, 7 तो अकेला रह गया। अब कौन से नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए मतलब पेयरिंग कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो 7 का पेयर नहीं बन रहा, तो 7 से मैं कर दूं मल्टीप्लाई, ये पेयर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ, 7, कि 7 से मल्टीप्लाई किया और ये प्रोडक्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 is, if market price of an article is rupees 800 and selling price is rupees 700, then discount percent is, option A is 12.5%, option B is 12% and option C is 11.5%. ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन है भाई, मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है रुपीज़ 800 एंड सेलिंग प्राइस हमें गिवन है रुपीज़ 700। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। अब डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करना है तो डिस्काउंट परसेंट तो बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले डिस्काउंट तो कर लें। ठीक है, तो डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। अब डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करें, हमें मार्क प्राइस भी गिवन है, सेलिंग प्राइस भी गिवन है, और हमें पता है सेलिंग प्राइस कब आती है भाई, अगर मार्क प्राइस में हम डिस्काउंट माइनस कर दें। ठीक है, तो जो जो गिवन है कर दो वैल्यूज पुट। सेलिंग प्राइस इज 700, मार्क प्राइस इज 800 और माइनस डिस्काउंट तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो साइड चेंज कर दें, डिस्काउंट इज इक्वल टू 800 माइनस 700। ठीक है, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 100 रुपीज़। अब डिस्काउंट तो हो गया 100 रुपीज़। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, डिस्काउंट परसेंट। अब डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए भी कितना डिस्काउंट हुआ, 100। किस पे हुआ, हमेशा डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस कितना गिवन है, 800। अब परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट। डिस्काउंट परसेंट इज 100/8। ठीक है, सो 12.5%. Option A is the correct answer. Right? Now moving on to question number 14. Question number 14 is 49. Evaluate 49 3/2 into 3 raised to the power 4 raised to the power 2 upon minus 3 raised to the power 5 into 343 raised to the power 2/3. ठीक है, तो इवेल्यूएट कर दें, किसको वैल्यूएट करना है भाई, 49 रेज टू द पावर 3/2 इंटू
3 रेज टू द पावर 4 की होल पावर 2 अपॉन माइनस 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 343 रेज टू द पावर 2/3। ठीक है, चलो अब इसको इवेल्युएट करने के लिए देखें। 49 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 7 स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 की होल पावर 2 अपॉन माइनस 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 343 को मैं कैसे लिख सकती हूँ भाई, 7 क्यूब रेज टू द पावर 2/3। फर्दर सिंप्लीफाई करें, अब 7 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3/2, अब यहाँ पे पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड, सो 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 3/2 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 अपॉन, अब माइनस 3 को मैं कैसे लिख लूँ, -1 इंटू 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 7 रेज टू द पावर 3 इंटू 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, सो दिस बिकम्स 7 क्यूब इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 डेट इज 8 अपॉन इस पे -1 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 5, ठीक है, इंटू 7 रेज टू द पावर 2, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो 7 क्यूब और डिवाइड में 7 स्क्वायर, राइट। अब बेसिस आर सेम, बीच में क्या है, डिवाइड, सो पावर विल गेट सबट्रैक्टेड, तो क्या बनेगा 7 रेज टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 8 एज इट इज। अब यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 8 है और डिवाइड में क्या है 3 रेज टू द पावर 5, तो पावर्स विल गेट सबट्रैक्टेड, तो 3 रेज टू द पावर 8 माइनस 5 अपॉन -1 रेज टू द पावर 5, राइट। अब 7 रेज टू द पावर 3 माइनस 2 इज 7 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 अपॉन -1 रेज टू द पावर 5 कितना होता है, -1, भी -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, -1, सो 7 इंटू -7 इंटू 3 क्यूब डेट इज 27, तो -7 इंटू 27 डेट इज -189, so option A is the correct answer. Now moving on to the last question of objective paper, question number 15. The product of two rational numbers is 6/49. If one of the rational number is -3/7, find the other. ठीक है, ऑप्शंस गिवन है 2/7, -2/7 एंड 7/2। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स हमें गिवन है। सपोज एक रैशनल नंबर है इंटू दूसरा रैशनल नंबर है, उनका प्रोडक्ट कितना गिवन है, 6/49। ठीक है, वन ऑफ द रैशनल नंबर इज गिवन डेट इज -3/7, मतलब अगर एक रैशनल नंबर कितना है 3 - 3/7, तो दूसरा फाइंड आउट करना है। लेट्स से सेकेंड रैशनल नंबर भी x, तो निकाल लो x की वैल्यू, x इक्वल टू 6/49 इंटू 7/-3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 7 1s are 7, 7 7s are 49, so x equal to -2/7, right? So option B is the correct answer. In fact हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे भाई, ऑप्शंस गिवन है 2/7, -2/7, 7/2, तीनों में से देखो -3/7 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 6/49 आ जाए, किससे करूं बोलो, -2/7 से कर दो मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 6/49। सो हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, राइट। So here it ends the discussion. Now let's move on to class 8th mathematics YPS subjective paper, right? तो subjective paper discuss करते हैं. Let's start with the question number 1. Question number 1 is divide the sum of 13/5 and -12/7 by the product of -31/7
एंड -1/2। ठीक है, अब डिवाइड करना है किसको, इनके सम को इनके प्रोडक्ट से। तो पहले सम निकाल लें। सम किस किस का निकालना है भाई, 13/5 प्लस -12/7। ठीक है, तो सम निकाल लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 13/5 -12/7। ठीक है, एलसीएम लिया, एलसीएम इज 35। तो 5 7 ज़ा 35, 7 × 13 डेट इज 91, माइनस 7 5 ज़ा 35, 5 × 12 डेट इज 60। सो 90 - 60 इज 31/35। ये आ गया हमारे पास सम। अब प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट निकाल लें। प्रोडक्ट इज किस किस की प्रोडक्ट निकालनी है, -31/7 × -1/2। ठीक है, तो प्रोडक्ट निकाल ली, कितना आया, -31 × -1 डेट इज 31 अपॉन 7 × 2 डेट इज 14। अब सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, डिवाइड। किसको करना है, डिवाइड सम बाय द प्रोडक्ट। तो मतलब 31/35 को डिवाइड करना है 31/14 से। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज 31/35 डिवाइड करना है। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं। जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 31/14 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट। तो 14 ऊपर 31 नीचे। सो 31 से 31 कैंसिल आउट, 14/35 आ गया। तो 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14 डेट इज 2/5। So 2/5 is the answer, right? Now question number 2. Question number 2 is find the value of n when 5 raised to the power -5 into 5 raised to the power 2n plus 1 is equal to 5 raised to the power 13 divided by 5 raised to the power 7. ठीक है, अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की, राइट। 5 raised to the power -5 into 5 raised to the power 2n plus 1 is equal to 5 raised to the power 13 divided by 5 raised to the power 7. अब लेफ्ट हैंड साइड में बेसेस आर सेम और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स विल गेट एडेड। सो बेसेस आर सेम, -5 प्लस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में बेसेस आर सेम एंड बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड। सो 5 raised to the power 13 minus 7. So this becomes 5 raised to the power -5 plus 2n plus 1 is equal to 5 raised to the power 13 minus 7. So इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 5 raised to the power -5 plus 1 that is -4 plus 2n is equal to 5 raised to the power 13 minus 7 that is 6. So लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेसेस आर सेम, सो पावर शुड बी सेम। ठीक है, तो इक्वेट कर देते हैं पावर्स को। -4 प्लस 2n इज इक्वल टू 6। अब सो 2n इज इक्वल टू, अब -4 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 प्लस 4 डेट इज 2n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10/2, सो n इज इक्वल टू 5। ठीक है, now let's move on to question number 3. Question number 3 is find the square root of a part 7 correct to 2 decimal places. ठीक है, अब स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 7 का। ठीक है, एक तो तरीका है स्क्वायर रूट निकालते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 7 × 1 आएगी, जिससे हमें स्क्वायर रूट तो मिला ही नहीं, राइट। तो क्या करें भाई, दूसरा मेथड यूज़ कर लेते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, तो करें। अब इन्होंने बोला है करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस आनी चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे आएंगी भाई, अगर यहाँ पे मैं डेसिमल के बाद 4 zeros लगा दूँ। ठीक है, तो पेयरिंग बनानी स्टार्ट करें। ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया और ये 7 एज इट इज़। तो 7 देखिए पहले कैसे जाएगा भाई, 3 3 ज़्यादा 9 होते हैं, तो किससे जाएगा, 2 से। 2 2 ज़ा 4
माइनस किया, ये आया 3 और 0 ऊपर से हमने उतार लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का डबल 4 और यहाँ पे कुछ चाहिए और डेसिमल के बाद यहाँ पे कुछ चाहिए। ठीक है, अब यहाँ है 300 तो 446 6 ज़ा 276। ठीक है, अब माइनस किया, सो माइनस इज 4 2, ठीक है 24 और ये 0 0 ऐसे ही उतार लिए। राइट, अब यहाँ पे 26 का डबल डेट इज़ 52। अब यहाँ पे कुछ चाहिए, यहाँ पे कुछ चाहिए, ये क्या है 2400 तो 4 यहाँ 4 से करके देखें, 5 2 4 इंटू 4 तो 4 4 ज़ा 16 1 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9 एंड 4 5 ज़ा 20 तो 2096। सो माइनस किया 304। ठीक है, अब करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमने निकाल दिया तो क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज 2.64। राइट, दिस इज द आंसर। नाउ बी पार्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, किसका प्रोडक्ट निकालना है, 3 माइनस 2c इंटू 3 प्लस 2c। ठीक है, अब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें भी, देखो यहाँ पे 3 माइनस 2c है, यहाँ पे 3 प्लस 2c है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो ये किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर, a की जगह यहाँ पे क्या है 3 तो 3 पुट किया, माइनस बी स्क्वायर, b की जगह यहाँ पे क्या है 2c तो 2c पुट किया। सो आंसर इज 9 माइनस 2 स्क्वायर 4 c स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट निकाल दिया, 9 माइनस 4 c स्क्वायर इज द आंसर। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज rationalize the denominator of this। राइट, तो करें 3 प्लस रूट 5 अपॉन 4 प्लस रूट 5। अब इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो क्या करें भी, मल्टीप्लाई 4 माइनस रूट 5 अपॉन, अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, 4 माइनस रूट 5। राइट, चलो कर देते हैं सिंप्लीफाई आगे, तो क्या आएगा भी 3 प्लस रूट 5 इंटू 4 माइनस रूट 5, 4 प्लस रूट 5 इंटू 4 माइनस रूट 5। ठीक है, सो लगा देते हैं भाई, मल्टीप्लाई कर दें तो लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव, 3 इंटू 4 माइनस रूट 5 और रूट 5 को इस पूरे से किया तो प्लस रूट 5 इंटू 4 माइनस रूट 5 अपॉन, ये क्या है a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह क्या रखेंगे 4 एंड b की जगह क्या रखेंगे रूट 5। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज 3 इंटू 4 12 माइनस 3 इंटू रूट 5 3 रूट 5 प्लस 5 इंटू 4 4 रूट 5 माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 डेट इज 5 अपॉन 4 स्क्वायर इज 16 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर डेट इज 5। सो दिस इम्प्लाइज 12 माइनस 5 डेट इज 7 माइनस 3 रूट 5 प्लस 4 root 5 that is plus root 5 upon 16 minus 5 that is 11. So this is the answer. Now let's move on to question number 5. Question number 5 is let universal set is equal to 1 2 3 4 5 6 7 and 8. सेट A भी हमें गिवन है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं, सेट B भी हमें गिवन है जिसमें ये वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं एंड सेट C भी हमें गिवन है जिसमें ये वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। राइट, हमें फाइंड करना है A पार्ट इज A यूनियन B। अब A यूनियन B है क्या,
A union B is a set in which the elements belong either A और B. A यूनियन B में जो एलिमेंट्स होंगे या तो वो सेट A के एलिमेंट्स होंगे या तो सेट B के एलिमेंट्स होंगे. ठीक है. इन शॉर्ट हमें A और B के एलिमेंट्स को क्या करना है, कंबाइन करके लिखना है. ठीक है, तो लिखें. अब जो एक सेट में एलिमेंट्स है वो तो लिखेंगे कितने, 2 3 4 5. ठीक है. और B सेट के एलिमेंट्स भी हमें लिखने हैं, तो B सेट के एलिमेंट लिखें. भाई 3 इज़ द एलिमेंट ऑफ B, तो 3 तो हमने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है, तो हम 3 को फिर से नहीं लिखेंगे. 4 भी ऑलरेडी कवर्ड है, तो इसको फिर से नहीं लिखेंगे. 5 भी ऑलरेडी कवर्ड है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे. देन आया 6 क्या कवर्ड है, नहीं, तो 6 हमने लिख दिया. सो दिस इज द सेट A यूनियन B. राइट. अब B पार्ट क्या लिखना है, A यूनियन C. मतलब सेट A और सेट C के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है. तो सेट A के एलिमेंट्स लिखें पहले, 2 3 4 5. राइट. अब सेट C के एलिमेंट्स देखें. भाई 4 यहाँ पे प्रेजेंट है C सेट में, तो 4 तो ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, तो 4 हम फिर से नहीं लिखेंगे. 5 भी कवर्ड हो चुका है, वो भी हम फिर से नहीं लिखेंगे. 6 नहीं हुआ तो 6 लिख लें. 7 भी नहीं हुआ तो 7 भी लिख लिया. सो दिस इज द सेट A यूनियन B. राइट. अब C पार्ट, A कॉम्प्लीमेंट. अब A कॉम्प्लीमेंट क्या है, भाई यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट्स हमने राइट डाउन करने हैं जो सेट A में प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. अब देखें, अब 1 सेट A में प्रेजेंट है, नहीं, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे. 2 सेट A में प्रेजेंट है, यस, तो 2 हम नहीं लिखेंगे. 3 सेट A में प्रेजेंट है, यस, तो हम 3 भी नहीं लिखेंगे. 4 सेट A में प्रेजेंट है, यस, तो 4 भी नहीं लिखना. 5 सेट A में प्रेजेंट है, यस, 5 भी नहीं लिखना. 6 सेट A में प्रेजेंट है, नहीं, तो 6 लिख दिया. 7 सेट A में प्रेजेंट है, नहीं, 7 भी लिख दिया. 8 सेट A में प्रेजेंट है, नहीं, तो 8 भी लिख दिया. सो दिस इज द सेट A कॉम्प्लीमेंट. राइट. ऐसे ही हम B कॉम्प्लीमेंट लिख दें. बताओ B कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो B में प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. अब क्या 1 B के एलिमेंट है, नहीं, तो B 1 लिखना है. क्या 2 B में प्रेजेंट है, नहीं, तो 2 भी लिखना है. क्या 3 B में प्रेजेंट है, यस, तो 3 नहीं लिखना. 4 B में प्रेजेंट है, यस, नहीं लिखना. 5 B में प्रेजेंट है, यस, नहीं लिखना. 6 B में प्रेजेंट है, यस, नहीं लिखना. 7, यस, 7 तो प्रेजेंट नहीं है, तो 7 लिख दे. 8 प्रेजेंट है B में, नहीं, तो 8 भी लिख दिया. सो दिस इज B कॉम्प्लीमेंट. एंड E पार्ट इज A डिफरेंस B. हमें सेट A के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो B में प्रेजेंट नहीं है. तो देखें, सेट A के एलिमेंट्स देखो, भी सेट A में 2 प्रेजेंट है, क्या B में 2 प्रेजेंट है, नहीं, तो B हमें राइट डाउन करना है. 3 B में प्रेजेंट है, यस, तो 3 नहीं लिखना. 4 B में प्रेजेंट है, यस, 4 भी नहीं लिखना. एंड 5 B में प्रेजेंट है, यस, 5 भी नहीं लिखना. तो A के वो एलिमेंट्स हमने लिख दिए जो B में प्रेजेंट नहीं है. सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. In an examination, our students get 32% marks and fails by 20 marks. Okay. Another student gets 42 marks and get 30 marks more than the maximum pass marks. ठीक है. Find the maximum marks and the pass percentage of marks. ठीक है. चलो, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम मार्क्स. ठीक है. मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, तो लेट्स सपोज मैक्सिमम मार्क्स बी x. राइट. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, भाई फर्स्ट स्टूडेंट स्कोर्स 32% किसके, भाई मैक्सिमम मार्क्स के. मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, x, तो 32% ऑफ x नो फर्स्ट स्टूडेंट ने स्कोर कर लिया. राइट. सेकेंड स्टूडेंट स्कोर्ड 42% marks of
मैक्सिमम मार्क्स भी x, ठीक है, ये हमें गिवन है, राइट। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x कैसे फाइंड आउट करने, भी इक्वेशन सेट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब इक्वेशन सेटअप कैसे करें, हमें और भी तो एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है, अ स्टूडेंट गेट्स 32% मार्क्स एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स। मतलब फर्स्ट स्टूडेंट 32% मार्क्स उसने स्कोर किए, स्टिल वो 20 मार्क्स से फेल हो गया। मतलब अगर मैं इसमें 20 मार्क्स और ऐड कर दूं, इसके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, करेक्ट, तो इसके पासिंग मार्क्स आ गए। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, अनदर स्टूडेंट गेट्स 42% मार्क्स एंड गेट्स 30 मार्क्स मोर दैन द मैक्सिमम मार्क्स। दूसरे स्टूडेंट ने 42% मार्क्स तो स्कोर कर लिए, अब उसके पास 30 मार्क्स ज़्यादा हैं पासिंग मार्क्स से। अगर मैं इसमें 30 मार्क्स माइनस कर दूं तो इसके भी पासिंग मार्क्स बन जाएंगे, राइट। चलो ये तो पता लग गया। अब आगे क्या करें, x फाइंड आउट करना है, तो किसकी हेल्प ले, भाई ये जो दो इक्वेशंस बनाई हैं, देखें अब ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स तो इक्वली होंगे, तो मतलब दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन विल बी इक्वल, तो कर दो इक्वल। 32% ऑफ x प्लस 20 इज इक्वल टू 42% ऑफ x माइनस 30, राइट, ठीक है, कर देते हैं सॉल्व। 32/100 x प्लस 20 इज इक्वल टू 42/100 x माइनस 30। अब x की टर्म एक साइड, विदाउट x की टर्म्स एक साइड, तो 32/100 x माइनस 42/100 x इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 20, ठीक है। अब कर देते हैं सॉल्व, एलसीएम लिया 100, दिस इज 32x माइनस 42x, दैट इज 10x इज इक्वल टू माइनस 50। तो यहाँ से x निकाल लो, x इज इक्वल टू माइनस 50 इंटू 100 अपॉन माइनस 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस, सो x इज इक्वल टू 500। तो मैक्सिमम मार्क्स तो हमने फाइंड आउट कर लिए, दैट इज 500। अब हमने आगे क्या निकालना है, द पास परसेंटेज ऑफ द मार्क्स। अब पास परसेंटेज के लिए पहले पासिंग मार्क्स निकाल लें। चलो पासिंग मार्क्स कैसे थे भाई, पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू 32% ऑफ x प्लस 20, ठीक है, कर दो फाइंड आउट। 32/100, x की जगह क्या रखा 500 प्लस 20, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, दिस बिकम्स 160 प्लस 20 इज इक्वल टू 180, क्या थे उसके पासिंग मार्क्स, राइट। अब पासिंग परसेंटेज निकालनी है, पासिंग परसेंटेज निकाल लें भी, कितने मार्क्स आए उसके पासिंग 180, किस में से आए, टोटल मार्क्स में से, टोटल मार्क्स इज 500। अब परसेंटेज में चेंज करना है तो इनटू 100, सो 0 से 0 कैंसिल आउट, दिस इज 36%। सो दिस completes the question number 6, right? Now question number 7. Question number 7 is find the amount of rupees 25,000 after 2 years compounded annually, the rate of interest being 8% per annum during the first year and 9% per annum during the second year. Also find the compound interest. हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट, ठीक है, तो अमाउंट टू बी फाइंड आउट। अमाउंट किस पे फाइंड आउट करनी है, ऑफ रुपीज 25,000, सो दिस इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 25,000 आफ्टर 2 years, टाइम भी हमें गिवन है 2 years, the rate of interest being 8% per annum during the first year। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है फॉर फर्स्ट ईयर, कितना 8%, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना दिया हुआ है
9%। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले तो अमाउंट देन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट फाइंड आउट करें। अब अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला तो पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला पता है। अब अमाउंट सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर की फाइंड आउट कर लूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए रेट अलग है, सेकेंड ईयर के लिए भी रेट अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर के एंड में कितनी अमाउंट हमें पे करनी होगी वो फाइंड आउट कर लें। तो कर लेते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 25,000 प्लस रेट कितना दिया हुआ है फर्स्ट ईयर के लिए 8%, तो 8/100 एंड n की जगह क्या आएगा, भाई फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं तो n की जगह 1, तो कर दो सॉल्व। 25,000 1 प्लस, अब यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 एंड 4 25 ज़ा 100, तो 8/25। एलसीएम लिया, कितना आया, सॉरी 2/25, दिस इज 27/25, तो 25 1 ज़ा 25, 25,000 टा 25,000, तो ये आया अमाउंट 27,000 फर्स्ट ईयर के बाद। ठीक है, अब हम निकालेंगे अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर में क्या करें भाई, जो फर्स्ट ईयर अब कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल देख लेते हैं, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n, तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना होगा 27,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है सेकेंड ईयर के लिए, डेट इज 9%, 9/100 एंड n की जगह क्या आएगा 1। ठीक है, तो कर दो सॉल्व। 27,000 यहाँ पे एलसीएम लिया, क्या आया 100, डेट इज 100 प्लस 9, 27,109/100। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, दिस इज 270 इंटू 109, दिस विल कम आउट टू बी 29,430 रुपीज़। ठीक है, तो अमाउंट तो हमने फाइंड आउट कर ली कि आफ्टर 2 ईयर्स उसको कितनी पे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है भाई, ऑल्सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करें, हमें तो सिर्फ एक रिलेशन पता है कि अमाउंट क्या होती है। अमाउंट क्या होती है कि भाई कुछ प्रिंसिपल होता है, उसमें जो इंटरेस्ट है वो हम ऐड करके अमाउंट निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कौन सा लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ऐड क्या करेंगे प्रिंसिपल में, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अमाउंट पता है, प्रिंसिपल भी पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल ले, निकल जाएगा। तो अमाउंट कितना गिवन है हमें 29430। ठीक है, ये हमने अभी फाइंड आउट किया है। प्रिंसिपल कितना है 25,000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट कितनी है 29430 माइनस 25,000, सो दिस इज इक्वल टू 4430 रुपीज, राइट। सो दिस इज द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. The cost price of 10 fans is equal to selling price of 8 fans. Find the gain or loss percent. Right? अब हमें क्या गिवन है, cost price of 10 fans is equal to selling price of 8 fans. हमें निकालना है gain और loss परसेंट। ठीक है, अब गेन और लॉस परसेंट का कब पता चलेगा भाई, अगर गेन और लॉस निकाल ले। ठीक है, अब गेन और लॉस कैसे पता चले भाई, अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 फैन होता एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 फैन होता तो मैं इजीली बता देती कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 फैंस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 फैंस। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात हो रही है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम तो एज्यूम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 फैंस
लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 फैंस। अब मैं यहाँ पे क्या कॉस्ट प्राइस एज्यूम करूँ, ठीक है। सबसे सिंपल कौन सा भी, जो नंबर 10 और 8 का मल्टीपल हो, तो 10 और 8 का मल्टीपल LCM ऑफ 10 and 8 which is 40. So let's cost price of 10 fans be ₹40, ठीक है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 फैन आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 फैन इज इक्वल टू 40/10 that is ₹4. Similarly, let अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 फैंस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 फैंस था, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 फैंस इज इक्वल टू ₹40. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 फैन कितनी होगी, 40/8. सो 8 1s are 8, 8 5s are 40, ₹5. अब सेलिंग प्राइस 5 है एंड कॉस्ट प्राइस 4 है, तो बोलो गेन हुआ या लॉस, तो गेन हुआ, ठीक है। अब गेन हुआ कितना, कैसे निकाल लेंगे भी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज ₹5 एंड कॉस्ट प्राइस इज ₹4. सो ₹1, ₹1 का उसको गेन हुआ, राइट। अब हमें गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट निकाल लें। गेन परसेंटेज, गेन कितना हुआ, ₹1 किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस कितनी है हमें 4, ठीक है। ₹4 इज द कॉस्ट प्राइस, और परसेंट में निकालना है तो इंटू 100 डेट इज 25% हमें क्या हुआ, गेन, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is, a dealer allows a discount of 25% on his customers and still gains 25%. Find the marked price of an article which cost the dealer ₹1080. Right? अब हमें गिवन क्या है भाई, डीलर ने कुछ सामान बेचा, डिस्काउंट कितना दिया 25%, स्टिल ही गेन्स, कितना गेन हुआ 25%, ठीक है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच कॉस्ट द डीलर ₹1080. हमें क्या फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है ₹1080, ठीक है। अब मार्क प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, तो लेट अस अज्यूम मार्क प्राइस इज इक्वल टू X, ठीक है। अब मार्क प्राइस निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं भाई, हमें डिस्काउंट पता है, राइट। अब हमें एक रिलेशन पता है, क्या रिलेशन पता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। भी सेलिंग प्राइस कैसे आता है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। तो देखिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस कितना लिया हमने X माइनस डिस्काउंट, हमें परसेंटेज में है, नंबर में चेंज कर लें, 25% ऑफ X, दैट इज डिस्काउंट किस पे लगता है, मार्क प्राइस में, तो 25% ऑफ X। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, अगर मेरे पास यहाँ सेलिंग प्राइस मिल जाए तो मैं यहाँ से X की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, दैट इज हमें मार्क प्राइस मिल जाएगा। अब सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट किया जाए, हमें एक और चीज़ गिवन है भी, हमें गेन भी दिया हुआ है कितना 25%, और हमें पता है गेन कैसे निकालते हैं, गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चलो तो गेन कितना है 25%, और गेन होता किस पे है भाई, कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस कितनी है 1080, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है हमें गिवन 1080, ठीक है, राइट। अब यहाँ से पहले सेलिंग प्राइस निकाल लूँ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू X माइनस 25/100 ऑफ X, दिस इम्प्लाइज 1/4, सो 4 LCM 4X माइनस X, दिस इज 3X/4। सेलिंग प्राइस तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस चाहिए, पुट कर देते हैं 25%, मतलब 2500 इंटू
1080 इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस की जगह ये वैल्यू पुट करो 3x/4 माइनस 1080, ठीक है। अब यहाँ पे करें, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 54 ज़ा 108, 5 इंटू 54 डेट इज 270 इज इक्वल टू 3x/4 माइनस 1080। अब x चाहिए तो 1080 को उस साइड ले जाएं, 270 प्लस 1080 इज इक्वल टू 3x/4। सो दिस बिकम्स 1350 इज इक्वल टू 3x/4। अब x की वैल्यू चाहिए तो 1350 इंटू 4/3, सो दिस गिव्स x इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 0, 450 इंटू 4 डेट इज 1800। तो x आ गया हमारे पास 1800, ठीक है। तो मार्केट प्राइस इज 18 रुपीज 1800। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is find the smallest number by which 8788 must be divided so that the quotient is a perfect cube. ठीक है, देखिए ए पार्ट। अब परफेक्ट क्यूब, अब कौन से नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें, स्मॉलेस्ट नंबर से, ताकि ये नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8788, तो ये इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 2 + 1 3, 9 + 3 डेट इज 12, 12 + 7 डेट इज 19, तो 3 से तो नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, नहीं। 7 से जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, 11, क्या 11 से जाएगा ये नंबर, नहीं, चेक कर लो, 11 से भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट आया 13, 13 से जाएगा, 13 1 ज़ा 13, बचे 13 169, राइट। अब 13 13 ज़ा 169 एंड 13 1 ज़ा 13। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन देखें इसकी क्या हुई, 2 × 2 × 13 × 13 × 13। अब क्यूब रूट है, सॉरी परफेक्ट क्यूब है, तो क्या करेंगे, ट्रिपलेट्स बनाएंगे। भी 13 के तो ट्रिपलेट्स बन गए, क्या 2 का ट्रिपलेट बना, नहीं, 2 तो 2 × 2 ही है, 3 टाइम्स तो आया ही नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी डिवाइडेड। अच्छा, हमें चाहिए परफेक्ट क्यूब। अगर मैं इस नंबर को 2 × 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये नंबर रह जाएगा 13 × 13 × 13 विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब। सो 4 मस्ट बी डिवाइडेड to 8788 so that it becomes a perfect cube, right? So 4 is the answer. Next B part. B part क्या है, B multiply 3x² + 4xy - y² किसके साथ, 2x² - xy + 3y², राइट। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, वे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, इसको 1 मानो और 3x² को पहले इसके साथ, देन 4xy को इसके साथ, देन y² को इसके साथ। तो 3x² × 2x² - xy + 3y² प्लस 4x एज इट इज इंटू 2x² - xy + 3y²। अब -y² को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -y² इंटू 2x² - xy + 3y²। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएं, 3x² इंटू 2x² डेट इज 6x4, 3x² - xy that is -3x³ y, 3x²
प्लस 3y² प्लस 9x² y², ठीक है, प्लस 4xy इंटू 2x² दैट इज 4 2 ज़ा 8x³ y, 4xy माइनस xy माइनस 4x² y², 4xy प्लस 3y² प्लस 12xy³। अब यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो y² इंटू प्लस 2x² क्या आएगा, 2x² y²। अब माइनस y², साइन अंदर क्या हो जाएंगे, चेंज, तो y² इंटू xy दैट इज xy³ माइनस y² इंटू 3y² दैट इज 3y⁴, ठीक है, ये आया। अब लाइक टर्म्स क्या करेंगे हम, इकट्ठी, 6x4, x की पावर 4 कोई और है, देखो नहीं, तो 6x4 एज इट इज, राइट। अब x³ y यहाँ पे है, x³ y यहाँ पे है, और कहीं पे है x³ नहीं, तो -3 प्लस 8 दैट इज प्लस 5x³ राइट। अब यहाँ पे 9x² y², कहीं और है x² y², यस ये है, और x² y² है, ये है, तो 9 माइनस 4 दैट इज 5x² y² माइनस 2 दैट इज प्लस 3x² y², ठीक है। अब आगे कौन सी टर्म लेनी है भाई, 12x y³ है, यहाँ पे भी है एक टर्म, तो 12 प्लस 1 दैट इज 13x y³ and minus 3y4 as it is. So this is the answer. ठीक है, now question number 11. Question number 11 is Manoj sells 2 watches for rupees 5865 each, gaining 15% on the one and losing 15% on the other. Find his gain or loss percent on the whole transaction. ठीक है, अब मनोज ने 2 वॉचेस सेल की, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉच कितना होगा, ₹5865। सिमिलरली सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड वॉच कितना है, ₹5865, ठीक है। फर्स्ट वॉच पे उसको गेन हुआ कितना, 15% का, एंड सेकेंड वॉच पे उसको लॉस हुआ कितना, 15% का। हमें निकालना है फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन, ठीक है। चलो अब गेन एंड लॉस कब पता चलेगा, पूरी ट्रांजैक्शन में, जब हमें टोटल सेलिंग प्राइस पता हो एंड टोटल कॉस्ट प्राइस पता हो, तभी हम पूरी ट्रांजैक्शन का गेन और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन का सेलिंग प्राइस एंड सेकंड ट्रांजैक्शन का सेलिंग प्राइस तो हमें पता है, और अगर हम दोनों ट्रांजैक्शन का कॉस्ट प्राइस निकाल लें तो हमें गेन और लॉस के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अब कैसे निकालें, अब हमें गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस गिवन है और गेन गिवन है, तो निकाल लो कैसे, बी गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस को मैं x एज्यूम कर लूँ, लेट द कॉस्ट प्राइस बी x, ठीक है। अब गेन कितना है, 15%, गेन लगता किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस कितना है x, तो 15% ऑफ x तो हमारे पास गेन आ गया, राइट। अब सेलिंग प्राइस हमें कितना गिवन है, 5865 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, 15/100 x इज इक्वल टू 5865 माइनस x। अब x को एक साइड इकट्ठा कर लो, 15/100
प्लस एक्स इज इक्वल टू 5865। ठीक है, इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर लें। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0 20, right? So this becomes 23x by 20 is equal to 5865. So x चाहिए हमें, निकाल लो, फाइंड आउट। 5865 इंटू 20 अपॉन 23। ठीक है, 23 1 ज़ा 23, 23 255 ज़ा, so x is equal to 255 into 20, that is 5100। ठीक है, तो हमने पहले क्या निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ऐसे ही कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड ट्रांजैक्शन निकाल ले। क्या गिवन है भाई, लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब लॉस कितना गिवन है, 15%। अब लॉस लिखता किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ पे जूम कर लेते हैं भी, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, y। ठीक है, तो 15% ऑफ y इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या लिया है हमने, y माइनस सेलिंग प्राइस इज 5865। ठीक है, अब निकाल लो 15/100 y इज इक्वल टू y माइनस 5865। अब इसको कर ले सॉल्व। 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100, सो 3/20 y इज इक्वल टू y माइनस 5865, राइट। अब y वाले टर्म्स इकट्ठा एंड विदाउट y वाले इकट्ठा। 5865 को इस साइड लेके आए एंड y की टर्म्स को उस साइड लेके गए, तो ये क्या होगी, नेगेटिव 3/20 y। तो 5865 इज इक्वल टू 17y अपॉन 20। सो y इज इक्वल टू 5865 इंटू 20 अपॉन 17। तो 17 1 ज़ा 17 एंड 17 345 ज़ा 5865। तो y यहाँ पे आएगा ₹6900। ठीक है, अब y यहाँ पे आया 6900, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड ट्रांजेक्शन हमने निकाल दिया 6900। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, गेन और लॉस। तो पहले टोटल सेलिंग प्राइस निकाल ले। टोटल सेलिंग प्राइस इज 5865 प्लस 5865, तो कितना आएगा, ₹11730, राइट। एंड टोटल सेल कॉस्ट प्राइस निकाल ले। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ₹5100 प्लस सेकेंड ट्रांजैक्शन का कॉस्ट प्राइस ₹6900 इज इक्वल टू ₹12,000। ठीक है, अब बताओ सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो हमें क्या हुआ, लॉस। अब लॉस कितना हुआ, निकाल ले। 12,000 माइनस 11730 क्या होता है लॉस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो निकाल लो, यह आया हमारे पास 270। सो लॉस परसेंट इज, अब लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंटेज कितना लॉस हुआ, 270। किस पे हुआ भाई, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 12,000 इंटू 100। ठीक है, तो दिस बिकम्स 2.25%। तो लॉस हुआ हमें 2.25% का, राइट। नाउ moving on to last question of the discussion. Divide 6x cube plus 11x square minus 19x plus 6 by 3x minus 2. तो कर दे डिवाइड। 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 6 को डिवाइड करना है किससे, 3x माइनस 2, राइट। अब सबसे पहले
3x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 6x क्यूब आ जाए, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 यहाँ पे 6 चाहिए तो 2, यहाँ पे x है x क्यूब चाहिए तो x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया 6x क्यूब, ठीक है। अब 3x के साथ -2 भी है तो -2 को -2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आया -4x स्क्वायर। अब लाइक टर्म ढूंढो x स्क्वायर की, ये तो यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे -4x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल आउट, दिस इज 11 + 4 दैट इज 15x स्क्वायर, ठीक है। और 19x हमने एज इट इज उतार लिया नीचे, ठीक है। अब 3x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 15x स्क्वायर बन जाए, भाई 3 से 15 जाना है तो कितना +5 एंड x से x स्क्वायर बनाना है तो इंटू x, तो 3x इंटू 5x दैट इज 15x स्क्वायर, तो ये आया मेरे पास 15x स्क्वायर। अब -2 को 5x से मल्टीप्लाई करना है तो -2 इंटू 5x दैट इज -10x। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज, माइनस प्लस, ये कट गया, नेक्स्ट -9x +6 एज इट इज। अब 3x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास -9x आ जाए, -3, तो ये आया -3x -2 -3 दैट इज +6, सॉरी -9x। तो साइन चेंज कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस, ये कट गया, ये आया 0, राइट। तो डिवाइड करके आंसर क्या आया 2x स्क्वायर + 5x -3 इज द आंसर। So here it ends the discussion. Thank you.